हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है नालंदा विद्यापीठ पे। आज हम करेंगे फेडरलिज्म संघवाद। ये आपका 10th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का सेकंड लेसन है। वही संघवाद, फेडरलिज्म क्या होता है। अगर इसको आसान भाषा में अगर हम देखें तो संघवाद क्या होता है, एक से ज्यादा सरकारों का होना। किसी भी देश के अंदर वही एक से ज्यादा अगर सरकार पाई जाती है तो उसको हम संघवाद कहेंगे। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो भारत में क्या है, भारत के अंदर 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सभी को मिलाकर एक संघ बना। इन सभी को मिलाकर क्या बना, संघ। भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है भाई। ठीक है, तो संघवाद किसे कहेंगे, जिस देश में एक से ज्यादा सरकारें हों उसे संघवाद कहेंगे। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि भारत के अंदर एक केंद्र सरकार हो गई भाई, दूसरी राज्य सरकार हो गई, तीसरी हो गई भाई स्थानीय सरकार। कौन सी सरकार, स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार के अंदर भाई अलग अलग डिवीजन हो जाएंगे भाई, जैसे कि ग्राम पंचायत हो गई, नगर पंचायत हो गई भाई, अलग अलग प्रकार से इसमें डिवीजन हो जाएंगे। अब देखिएगा 28 राज्य हैं तो 28 राज्यों की अलग अलग सरकारें होंगी, अलग अलग सीएम होंगे भाई। राज्यों के ऊपर अलग अलग सरकारें होगी, अलग अलग काम करेगी। उसी प्रकार अगर जब बात करेंगे भारत की, पूरे भारत की बात करेंगे तो उसको कौन डिनोट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट डिनोट करेगी भाई उसको। ठीक है भाई, जहां पर एक से ज्यादा सरकारें हों उसे संघवाद कहेंगे, जैसे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। हो गया भाई। अब भारत के अंदर क्या है, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सभी को मिलाकर क्या बना, एक संघ बना भारत का। और भारत क्या है, राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। ये कथन किसका है भाई, ये कथन इंपॉर्टेंट है भाई। ये कथन किसका है, डॉक्टर BR अंबेडकर का। किसका भाई, डॉक्टर BR अंबेडकर का कथन है कि भाई भारत राज्यों का एक संघ है। ठीक है भाई। संघवाद हमें भी अलग अलग देशों में देखने को मिलता है। जैसे अमेरिका में मिलता है, इंग्लैंड में, प्रमुख प्रमुख देश हैं। भारत में भी, भारत में कैसी व्यवस्था देखने को मिलती है हमें, संघात्मक भी और एकात्मक भी, दोनों व्यवस्थाएं देखने को मिलती है भाई भारत के अंदर। ठीक है भाई। लेकिन अमेरिका के अंदर क्या है, अमेरिका के अंदर क्या है, अलग अलग राज्यों की अलग अलग पावर होती है। लेकिन इसमें इंडिया के अंदर क्या है, दोनों की चीज मिश्रित रूप से देखने को मिलती है। यहाँ पर एकात्मकता भी मिलती है और संघात्मकता भी। संघात्मकता आपको पता चल गई भाई, जैसे भारत के अंदर 28 राज्य हैं तो 28 राज्यों के अलग अलग सीएम होंगे, अलग अलग इनके कानून होंगे, अलग अलग अपना काम करेंगे। ठीक है भाई। जिस प्रकार से शक्तियों का बंटवारा किया गया है, शक्तियों का बंटवारा किया गया, संघात्मक व्यवस्था कौन दर्शाता है, संघात्मक व्यवस्था को कैसे दर्शाते हैं, शक्तियों का बंटवारा।
शक्तियों का बंटवारा किया गया भाई, किस किस के बीच? केंद्र और राज्यों के बीच। कौन कौन सी शक्ति भाई? जैसे कि संघ सूची हो गया। संघ सूची के अंदर क्या है? कौन कानून बनाएगा? केंद्र बनाएगा। इसके बाद आ गई राज्य सूची। राज्य सूची के अंदर राज्य का अधिकार होगा भाई। इसके बाद आ गई समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में भाई केंद्र और राज्य, केंद्र व राज्य दोनों मिलकर कानून बनाएंगे भाई। ये किस चीज को दिखा रहा है? संघात्मक व्यवस्था को दिखा रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है उसके अंदर किस प्रकार से डिवीजन हो रखा भाई। ठीक है भाई, ये संघात्मक व्यवस्था को दिखा रहा है भारत के अंदर। जैसे कि कोई कानून बनाता है राज्य, अपने लिए कोई अलग से कानून बना सकता है, अपनी अलग व्यवस्था बना सकता है, अपनी कोई अलग पॉलिसी लेकर आ सकता है, चाहे वो एजुकेशन पॉलिसी हो या कोई और पॉलिसी हो। अपनी जो राज्य की जो पॉपुलेशन है, राज्य की जो जनता है, उसके लिए किसी भी प्रकार का उनके फायदे के लिए किसी भी प्रकार का कोई अलग से कोई कानून बना सकता है, अलग से व्यवस्था बना सकता है। ये सभी पावर किसके पास हैं? राज्यों के पास हैं। और इसके साथ साथ भारत के अंदर एकात्मक व्यवस्था भी हमें देखने को मिलती है। वो एकात्मक व्यवस्था कैसे भाई? जैसे कि राष्ट्रीय जब आपात लग जाता है, क्या? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल जब लग जाता है तो सारी की सारी जो पावर है, जो राज्यों की जो पावर है, वो सब की सब क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। और किसके पास आ जाती है? राष्ट्रपति के पास आ जाती है। सारी की सारी पावर किसके पास आ जाती है भाई? राष्ट्रपति के पास आ जाती है। और पूरे भारत के 28 राज्य और 8 यूटी के ऊपर शासन किसका हो जाता है? राष्ट्रपति का डायरेक्ट शासन हो जाता है भाई। ये किसको दिखाती है? एकात्मक व्यवस्था को। एकात्मकता का मतलब यही है कि एक व्यक्ति का शासन को दिखा रही है, राष्ट्रपति को दिखा रही है। भारत का पहला नागरिक कौन? राष्ट्रपति। सर्वोच्च कमांडर कौन? सर्वोच्च कमांडर कौन हो गया? राष्ट्रपति हो गया। देखिएगा, नौसेना, जल सेना, थल सेना और वायुसेना, इन तीनों कमांडर कौन है? राष्ट्रपति रहेगा। ठीक है। इसके बाद बात आती है भाई नागरिकता की। भारत के अंदर एक ऐसी व्यवस्था है, भारत के अंदर ऐसी व्यवस्था की गई है, चाहे वो बिहार से हो, छत्तीसगढ़ से हो, तमिलनाडु से हो, हरियाणा से हो, 28 राज्यों के अंदर वो व्यक्ति कहीं पर भी जाए, कहीं पर भी रहे या कहीं पर भी अपना कोई काम वगैरह करे, उसकी नागरिकता एक ही रहेगी कि भाई वो इंडियन है। उसके ऊपर ये कोई ठप्पा नहीं होता, उसके ऊपर इस चीज की कोई मोहर नहीं लगी होती कि वो हरियाणा का है तो उसको छत्तीसगढ़ में जाने के बाद छत्तीसगढ़ से अलग से उसको नागरिकता लेनी होगी, या बिहार से है तो हरियाणा में आने के बाद उसको अलग से हरियाणा की नागरिकता लेनी होगी। ऐसी व्यवस्था भारत के अंदर नहीं है। पूरे भारत के अंदर एक ही नागरिकता चलती है। ये भी किसको दिखाती है भाई? एकात्मक व्यवस्था को दिखाती है। उसके बाद जो दूसरी बात आती है वो क्या है भाई? समवर्ती सूची के अंदर हमने बात की थी कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। अगर कोई राज्य ने कानून बना रखा है समवर्ती सूची के अंदर, अगर किसी राज्य ने कानून बना रखा है तो अगर उसी के ऊपर उसी चीज के ऊपर कानून बना देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो किसका प्रभावी रहेगा भाई? केंद्र सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून प्रभावी रहेगा। ये भी किसको दिखा रहा है भाई? एकात्मक व्यवस्था को दिखा रहा है। इसके साथ साथ राज्यों की सीमा का गठन, या उनका पुनर्गठन हुआ भाई इंडिया के अंदर राज्यों का किसके आधार के ऊपर हुआ है? भाषा के आधार के ऊपर। सबकी सब पावर किसके पास आती है भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। ये सभी की सभी पावर किसके पास होती है? केंद्र सरकार के पास होती है।
ये किसको दिखाती है? एकात्मक व्यवस्था को दिखाती है। ये हमारा जो सेकंड लेसन था उसके अंदर ये 3 चीज मुख्य थी कि संघवाद क्या होता है? एक राज्य के एक देश के अंदर एक से ज्यादा सरकारों का होना संघवाद कहलाता है। ठीक है भाई, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। फिर संघात्मक व्यवस्था के अंदर क्या क्या बताया हमने? शक्तियों का बंटवारा, राज्य के पास अलग शक्तियां होती हैं। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में हम 3 प्रकार से शक्तियों का बंटवारा करते हैं। संघ सूची में कानून केंद्र बनाता है, राज्य में राज्य का अधिकार होता है, समवर्ती में केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। एकात्मक व्यवस्था, जब राष्ट्रीय आपातकाल, जब इमरजेंसी लग जाती है, जब इमरजेंसी लग जाती है तो राष्ट्रपति के पास पावर आ जाती है। राष्ट्रपति के पास पावर आ जाती है और सभी राज्यों के जो सीएम होते हैं वो बर्खास्त हो जाते हैं। तो एकात्मक व्यवस्था हो गई। 28 राज्य और 8 यूटी के ऊपर शासन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। भारत की एक नागरिकता, राज्यों का पुनर्गठन की बात हो या राज्यों की सीमा के गठन की बात हो, किसकी पावर ज्यादा रहेगी? केंद्र की रहेगी भाई। ये किसको दिखा रही है? एकात्मकता को दिखा रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत के अंदर संघात्मकता के साथ साथ एकात्मक व्यवस्था भी हमें देखने को मिलती है। हम पूर्ण रूप से भारत को संघात्मक रूप से नहीं स्वीकार कर सकते हैं। हम समवर्ती सूची के अंदर बात करें रे भाई, जहां पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। जैसे कि शिक्षा है, शिक्षा के ऊपर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। मान लीजिएगा कि हरियाणा से लगा लो आप, हरियाणा सरकार के अंदर, हरियाणा राज्य के अंदर हरियाणा सरकार ने कानून बना दिया शिक्षा के ऊपर, ठीक है। और उसी मुद्दे के ऊपर कानून बना दिया किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो प्रभावी किसका रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा भाई, ठीक है भाई। इसके बाद बात आती है स्थानीय सरकार की। स्थानीय सरकार कितने प्रकार से डिवीजन होता है वो हम देखते हैं। देखिएगा, पहला तो था हमारा केंद्र सरकार, जिसे मिलकर क्या बनाती है? पीएम बनता है ना। फिर आता राज्य सरकार, क्या बनता है? सीएम, चीफ मिनिस्टर। अब इसके बाद बात आती है स्थानीय सरकार की। स्थानीय सरकार भी अलग अलग प्रकार से डिवीजन हो रखी है। देखिएगा, सबसे जो छोटी इकाई है वो कौन सी है? हमारी ग्राम पंचायत की। कौन सी है? ग्राम पंचायत की भाई। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिएगा, जैसे कि ग्राम पंचायत डिनोट किसको करती है? पहले क्या था? 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो भारत के संविधान के अंदर संविधान बनाया गया था भाई भारत के लिए, जो कब लागू हुआ? 1950 को। तो इसके अंदर ग्राम पंचायत का कोई भी प्रावधान नहीं था, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं था। लेकिन 1993 में 73वां और 74वां क्या होता है? संविधान संशोधन होता है और ग्राम पंचायत को संविधान के अंदर क्या दिया जाता है भाई? संवैधानिक दर्जा दे दिया जाता है। और उसके बाद से ही रेगुलर रूप से हर राज्य ने इसको अडॉप्ट किया है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? स्थानीय सरकार की जरूरत क्यों पड़ी भाई? स्थानीय सरकार की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मान लीजिएगा पहले क्या होता है? एमएलए एमपी। एमएलए किस पर होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये किसके ऊपर होगा? सिटी के ऊपर। अब सिटी के ऊपर हो गया, अब ये गांव जाकर थोड़ी ना देखा है क्या समस्या है। गांव वाली जो समस्याएं हैं, जो ग्राम की जो समस्याएं हैं, उनका प्रतिनिधि कौन करेगा? ग्राम का प्रतिनिधि कौन करेगा? इसीलिए क्या इसकी आवश्यकता हुई? ग्राम पंचायत की आवश्यकता हुई। तो अब मान लीजिएगा ग्राम पंचायत के हर मुखिया है, वो हर मुखिया नहीं अपने आप को सभी के सभी जाकर एक जगह पर डिनोट नहीं कर सकते। इसीलिए उनके ऊपर भी एक अलग व्यवस्था बनाई गई है। उस व्यवस्था के बारे में हम देखते हैं किस प्रकार से। देखिएगा, सबसे न्यूनतम इकाई होगी ग्राम पंचायत।
इसके बाद मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 10 मान लो 10 ग्राम पंचायत के ऊपर एक हो गया बीडीसी, जिसको क्या कहते हैं ब्लॉक समिति। क्या कहते हैं भाई ब्लॉक समिति। अब ये ब्लॉक समिति है, मान लीजिएगा 5 मेंबर हो गए ब्लॉक समिति के, अब इन 500 के ऊपर एक हो गया, क्या हो गया जिला पार्षद। ठीक है, इस प्रकार से स्थानीय सरकार डिवाइड है भाई 3 पार्ट्स में, पहले ग्राम पंचायत, फिर बीडीसी, फिर जिला पार्षद। ठीक है भाई, ये हमारा जो सेकंड लेसन था फेडरलिज्म का, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो अपना कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकता है, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका अपना चैनल नालंदा विद्यापीठ, आपका अपना चैनल नालंदा विद्यापीठ को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो फिर से वही कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। थैंक यू।